सभी को मेरा नमस्ते। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े उसमें, ठीक है। आज हम उससे आगे चलेंगे। बंगाल के गवर्नर जो 6-7 थे हमने वो खत्म कर दिए हैं। और बंगाल के गवर्नर को आगे क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 एक्ट के तहत। तो हम बंगाल के गवर्नर जनरल को शुरू करते हैं। देखिए, मैं पिछले वाले वीडियो से लिंक करके आगे चलता हूँ। देखिए, 17 जब लास्ट बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या था जी? वारेन हेस्टिंग। एज अ गवर्नर 1772 से लेके 1774 तक का समय रहा एज अ गवर्नर, ठीक है। उसके बाद ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में क्या करा गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने के लिए, मतलब पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल से, और चलते हैं। देखिए, पहला नाम आएगा आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग। इसका समय 1774 से लेके 1785 तक रहा, ठीक है। 1774 से लेके 1785 तक। अगर आप पूरे समय की बात करोगे तो इसका समय 1772 से लेके 1785 तक रहा था। लेकिन एज अ गवर्नर 1772 से लेके 1774 तक इसका गवर्नर के रूप में शासन रहा, और 1774 से लेके 1785 तक गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है, बंगाली गवर्नर जनरल के रूप में। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे हैं तो मैंने समय लिखा है गवर्नर जनरल वाला, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, इसके समय में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला कार्य तो इसके समय में यही हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित, ठीक है। उसके तहत 1774 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, एक्ट पारित, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे चलूं, 1773 में बनारस की संधि हुई। बनारस की संधि, बनारस की संधि, ठीक है। बनारस की संधि हुई हेस्टिंग, या अंग्रेज कह लीजिए, अंग्रेजों और सुजाउदौला के बीच में, या आप कह लीजिए हेस्टिंग या सुजाउदौला के बीच में, ठीक है। ये लैंग्वेज का खेल होता है, हेस्टिंग एंड सुजाउदौला। अभी सुजाउदौला कहाँ कौन है, जब हम अवध के नवाब पढ़ रहे होंगे, अवध का नवाब, ठीक है। जब हम अवध के नवाब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम पूरी डिफाइन करके बनारस संधि पढ़ रहे होंगे, और सुजाउदौला कौन था ये भी समझ में आ रहा होगा। अभी आपको बस यहाँ पर वारेन हेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित चीजों को हमें पढ़ना होगा कि इसके समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई इनकी तरफ से। जब हम इसे पढ़ रहे होंगे, सुजाउदौला को, मतलब अवध के नवाब को पढ़ रहे होंगे, तो हम इनकी तरफ से क्या करेंगे, बनारस संधि को भी पूरी तरीके से पढ़ेंगे, और सुजाउदौला को भी, उसका शासन अवध में कैसा रहा, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1773 में क्या बनारस की संधि हुई। अगर थोड़ा सा आगे चलें 1774 में, तो बनारस की संधि से प्रेरित होकर रोहिलखंड पर आक्रमण किया, और रोहिलखंड पर क्या कर लिया जी, अधिकार कर लिया। रोहिलखंड पर अधिकार, अपना अधिकार जमा लिया। और उसके बाद 1775 में, 1775 में फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की फैजाबाद की संधि हो गई, फैजाबाद की संधि हो गई। और फैजाबाद की संधि होते ही बनारस पर, ध्यान दीजिएगा, बनारस पर अंग्रेजों का पूरी तरह से आधिपत्य हो गया, मतलब अब उनके अधिकार में आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो संधि हुई थी बनारस की, यहाँ पर अंग्रेजों के अधीन अब बनारस आ गया, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो आप इसे पढ़ लीजिए। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 1776 में इसके समय में एक कार्य हुआ, मनुस्मृति, जो एक ग्रंथ है, एक भारतीय भारतीय भाषा की एक पुस्तक है, ठीक है। मनुस्मृति का क्या करा, अनुवाद किया, किसमें, यूरोपीय भाषा के लीजिए आप, या अंग्रेजी भाषा, ठीक है। अनुवाद किया, और उसका नाम क्या हुआ जी, अ कोड ऑफ जेंतु लॉज, ठीक है, जेंतु लॉज, ये बुक का नाम हो गया। अब विलियम जोन्स इस बुक को अनुवाद करने वाले थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, पढ़ लिया जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारत के इतिहास के रूप से देखा जाए तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अनुवाद से संबंधित चीजें, जो बुकों के अनुवाद से संबंधित चीजें, इसके समय में एक सोसाइटी बनी थी, उसको मैं थोड़ा अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका अनुवाद पहले हो चुका था, सोसाइटी से पहले हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, जब मैं उसको बताऊंगा अभी आगे तो आपको क्या करूंगा, इसे जोड़ दूंगा वहां से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति 1776 में अनुवाद, इस नाम से, मतलब नाम ये रख दिया बाद में, और विलियम जोन्स। ठीक है, भारतीय भाषा में बात करें तो मनुस्मृति, और जब हम अंग्रेजी में इसी बुक को अनुवादित रूप में पढ़ रहे होंगे तो उसका नाम क्या करा रख दिया गया अंग्रेजों ने, एक कोड ऑफ जेंतु लॉस। ठीक है, और आगे इससे बढ़ूं तो 1780, 1780, 1780 में क्या हुआ जी, भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का फर्स्ट समाचार पत्र, फर्स्ट समाचार पत्र, उसका नाम था बंगाल गजट, बंगाल गजट। इसके जो मतलब इसकी स्थापना कह लीजिए, और इसके वो थे, संपादक थे या प्रकाशन करने वाले, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जेम्स ऑगस्टन हिक्की इस समाचार पत्र के संपादक कह लीजिए, और प्रकाशन करने वाले कह लीजिए, ये थे। ठीक है, इसकी स्थापना होती है यहाँ पर, इसके समय में इंपॉर्टेंट है, पहला समाचार पत्र था भारत का, इसलिए ये याद करना जरूरी है। जब हम समाचार पत्र के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इसका जिक्र आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जिसके समय में हो जाए उसके समय में वहाँ पढ़ लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 1781 में, 1780 तक की बात हमने करी यहाँ पर। 1781 में, 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना, मदरसा, मदरसा स्थापित कलकत्ता में। ठीक है, किस चीज के लिए, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए और फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए क्या करा जी, कलकत्ता के अंदर मदरसा की स्थापना की। ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए। ठीक है, विकास हेतु। और अगर दूसरा रीजन बोलेंगे, यहाँ पर फारसी का अध्ययन होता था, अरबी का अध्ययन। ठीक है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो 1782 में, 1782 में बनारस में क्या करा जी, एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी, संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई जी इसके समय में, कहाँ पर, बनारस में। तो आपसे अगर ये प्रश्न बने कि क्या वारेन हेस्टिंग्स शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, तो आपके सामने बात है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लिंक करके ना कभी भी अपने लिए सवाल तैयार कर सकते हैं या सामने वाले के सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, समाचार पत्र के रूप में इसके समय में काम हुआ है, बंगाल गजट की स्थापना हुई है। ठीक है, जो पहला समाचार पत्र था, संधियां, जो मतलब आधिपत्य अधिकार के रूप में अगर पूछ ले कि भाई हेस्टिंग ने अपने समय में जब अंग्रेजों राज्य में मिलाने वाले जो अगर अन्य विलय राज्य थे वो कौन कौन से थे या ऐसे कार्य किए थे, तो इससे इसकी उदारता का पता चलता है, ये रूढ़िवादी रहा है या उदारवादी रहा है, तो इसी चीजें से पता चलती है। तो ये क्या है ना, हमें पढ़ने के बाद समझ में आएगी, हमारे दिमाग में इन चीजों को देख के क्या होना चाहिए, नेचर समझ में आना चाहिए कि हाँ जी इसका नेचर कैसा रहा होगा, फिर हम बातों में लाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप बातों में उन चीजों को लाते हैं देन आपको समझ में आता है कि पढ़ाई आसान हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई करना आसान रहता है फिर अगर हम इन चीजों को जोड़े। तो देखिए थोड़ा सा और आगे चलता हूँ मैं। 1782 में बनारस में विद्यालय की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना। 1784 में अगर मैं बात करूं, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 भी इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स ने। ठीक है, इसका काम क्या था, भारतीय साहित्य की जो पुस्तकें थी, भारतीय बुक जो थी, उनका क्या करना था, यूरोपीय भाषा में अनुवाद करना। क्या करना, भारतीय भाषा की पुस्तक, भारतीय भाषा की बुक्स या पुस्तक कह लीजिए, पुस्तक को यूरोपीय भाषा में अनुवाद
करना, इस सोसाइटी का क्या था, काम था। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की। अब जब ये स्थापना की थी तो कुछ ऐसी प्रमुख किताबें रही होंगी जिनका अनुवाद हुआ होगा। तो पहली पुस्तक बोलेंगे जी हम, कौन सी थी भगवत गीता। भगवत गीता 1785 में इसका अनुवाद किया विलियम विल्किंस, सॉरी विलियम विल्किंस थे एक, तो उन्होंने इसका क्या करा जी, इसकी अनुवाद किया कब, 1785 में। ठीक है। एक पुस्तक थी हितोपदेश, और एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। 1789 में इसके अनुवाद हुआ था विज्ञान शाकुंतलम का। तो ये कालिदास जी की बुक थी। ठीक है। कालिदास की बुक थी, देखिए इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता आपको पता ही है इंपॉर्टेंट, हितोपदेश एक इंपॉर्टेंट बुक थी। इस समय के आसपास ये अनुवाद हुई थी, इसलिए हमने यहाँ पे पढ़ लिया जनरल नॉलेज के रूप में। और अब आप देखिए एक चीज को समझिए, जब 1786 में विलियम जोन्स ने मनुस्मृति की क्या करा, अनुवाद किया, एक कोड ऑफ जेंतुलॉज के नाम से। ठीक है। अब आप देखिए कि वो साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चीजें आई, तो उसने एक बुक करा, सराहना मिली होगी, भाई गवर्नर जनरल से सराहना मिली होगी, अलग जो उसके डिपार्टमेंट के व्यक्ति रहे होंगे उनसे सराहना मिली होगी। देखिए एक बात बनाने की चीजें होती है कि किस तरह का आपका एक माइंडसेट होता है पढ़ते समय। 1776 में जब ये कार्य उसने किया, और देखिए कब, 8 साल बाद उसने क्या करा जी, इसका भी दिल जीत लिया, अपना भी कार्य करता रहा, और क्या करा जी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो आप सोच के देखिए कि हमारे भारत के अंदर जो साहित्य था वो कितना ताकतवर आज भी है, कितना ताकतवर रहा है कि हमारे विद्वानों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसका जिसका सहारा अंग्रेजों ने भी लिया, तभी तो वो यहाँ तक आ सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन साहित्यों को नेग्लेक्ट करने पे लगे हुए हैं, जब ये नहीं कि हम उसमें से कुछ सीख सके। देखिए सब कुछ यहीं से सीखा जा रहा है। ऐसी तमाम किताबें थी जिनका ट्रांसलेट किया और अपने उसमें उन्होंने यूज में लाए, सीखने के यूज में लाए, पढ़ाई में लाए, और फिर देखिए आप उनका अपना विकास उस टाइम पे होता रहा। ठीक है। ये सोसाइटी देखिए, एक सोसाइटी ही बना दी पूरी, मतलब सोसाइटी एक संस्था के रूप में बना दी कि आपका कार्य सिर्फ इसी चीज का रहेगा कि भारतीय जो बुकें हैं उनका अनुवाद कीजिए, और इनसे हम क्या करेंगे, अपने देश में या अपने लिए क्या करेंगे, इसका फायदा करेंगे, मतलब पढ़ने के लिए फायदा करेंगे, अपने विकास के लिए फायदा करेंगे, अपने डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं। 1784 में ये भी चीज हो गई। 1784 में एक कार्य और हुआ था, पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ इसके समय में। 1784 पीट्स इंडिया पीट्स इंडिया एक्ट पारित वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है। अब ये एक्ट है क्या, तो जैसा मैंने आपको बोला था 1773 का एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे भी इम्पोर्टेंट है और हिस्टोरिकल बेस पे भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब मैं एक्ट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अधिनियम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मैं बिल्कुल स्पेशली उसके लिए अलग क्लास बनाऊंगा, तो वहां जानेंगे हम इस एक्ट के अंदर क्या है। ठीक है। इस एक्ट में बस जानने वाला क्या है अभी फिलहाल में, कि वारेन हेस्टिंग के समय में ये एक्ट क्या हुआ, पारित हुआ। ठीक है। यहाँ ध्यान देना, जैसे 1773 के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये हिस्टोरिक बेस है। लेकिन प्रशासन चल कैसे रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट रहेगा। तो जब हम आज के वर्तमान में संविधान की बात कर रहे होते हैं, संविधान जो वर्तमान में पढ़ रहे होते हैं, तो ये सभी एक्ट उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इस संविधान की आज से पहले जो भारत चल रहा था, आजादी से पहले जो भारत चल रहा था, वो एक्ट के थ्रू चल रहा था, और वो एक्ट ये है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 81, 84, 86, 93 एंड तमाम एक्ट हैं। ठीक है। वो सब पढ़ेंगे हम आजादी तक एक्ट। तो इसके अंदर क्या रहा, हम बिल्कुल एक्चुअल एक दूसरा प्लेलिस्ट बना देंगे और उसमें आप देख लीजिएगा। 1784 में पिट्स एक्ट पारित हुआ वारेन हेस्टिंग के समय में, ये बात समझ में आई। देखिए एक कार्य हुआ था जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी बाद में जोड़ूंगा, थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। 1775 में नंद कुमार पर एक अभियोग चला दिया, केस। ठीक है। क्योंकि ये एक फेमस केस रहा है इसके समय का, इससे जुड़ा हुआ रहा है हेस्टिंग से, इसलिए बताना पड़ा। नंद कुमार पर अभियोग मतलब केस।
क्या जी, केस चलाया इसने। नंद कुमार ने हेस्टिंग पर कुछ आरोप लगाए थे और इसके विरोध में, अगर आप कहें नंद कुमार के विरोध में, हेस्टिंग हेस्टिंग ने क्या करा, इसे जालसाजी में फंसाकर और क्या करा जी, फांसी पर लटका दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको बताया 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। उसका एक मुख्य न्यायाधीश था इम्पे, और इम्पे हेस्टिंग का मित्र था। ठीक है, उसके थ्रू क्या करा जी, नंद कुमार को फांसी पे लटका दिया गया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इम्पे है, इसके फैसले से ये फांसी पे लटका है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यह एक न्यायिक हत्या थी, न्यायिक हत्या। ठीक है, न्यायिक क्यों जुड़ा है, क्योंकि ये इम्पे एक अदालत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसके फैसले से जब एक व्यक्ति को फांसी हो सकती है तो क्या होगा, ये न्यायिक हत्या कहा जाएगा, है ना। तो जुडिशियल से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए इसके आगे क्या जुड़ेगा, न्यायिक। लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति इसकी हत्या करे तो उसे हत्या कहते, सिर्फ न्यायिक नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या करा गया है जी, कि देखिए कहीं ना कहीं आपको समझ में भी तो आ रहा है कि मित्रता है तो पावर भी थोड़ी बहुत हाथ में रही होगी इसके फिलहाल में। तो इन चीजों को हम और डिफाइन करके पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमें इनकी वो जाननी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर ये वर्ड क्यों आया, न्यायिक हत्या क्यों आया। तो क्या रहेगा, अदालत से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके हाथ में अगर एक ऐसा फैसला है कि वो फैसला दे सकता है, तो उसने क्या करा जी, नंद कुमार के खिलाफ फैसला दे दिया और उसको क्या करा, फांसी पर लटकवा दिया। इसे इसलिए कहा जाता है न्यायिक हत्या। ठीक है, इतिहास के अंदर क्या कहा जाता है, न्यायिक हत्या। नंद कुमार का केस था। तो मैं जरा इसे हटा देता हूँ और मैं थोड़ा पीट्स इंडिया पे आता हूँ वापस। तो 1784 में क्या हुआ, पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ और इसके विरोध में वारेन हेस्टिंग ने क्या करा जी, गवर्नर जनरल का पद छोड़ दिया। गवर्नर जनरल का पद क्या करा जी, इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिया, मतलब रिजाइन। ठीक है, और इंग्लैंड वापस चला गया, इंग्लैंड वापस चला गया। अब इंग्लैंड वापस गया तो वहां पर इसके ऊपर क्या चला गया, महाभियोग, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट चलाया गया। और एकमात्र गवर्नर जनरल है ये जिस पर महाभियोग चलाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लेगा कि एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। तो इसमें ये सभी कार्य हुए थे। जरा एक दो चीजों पर और नजर डाल लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। इसके समय में युद्ध भी हुए थे, वो युद्ध कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट, पहला मतलब प्रथम, पहला आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल वही अंग्रेज, मराठा आप समझ रहे होंगे, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से लेके 1782 तक ये युद्ध चला था। और इसमें 1782 में सलबाई की संधि हो गई थी। सलबाई की संधि, देखिए संधि का मतलब क्या होता है, ये मतलब संधि, देखिए युद्ध किसी चीज का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे तो कोई परिणाम निकल जाएगा, नहीं, उससे परिणाम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो अब यहाँ तक युद्ध थे, ठीक है, पर इसमें ये भी चीज तो होगी कि कहीं शांति तो मिलेगी कहीं जाके। तो उस शांति के लिए हम क्या करें, संधि, संधि, समझौता, मित्रता, कुछ भी कह लीजिए। अब ये नाम सालाबाई क्यों रख दिया गया, उस क्षेत्र में रखी गई होगी, मिले होंगे और कहा होगा भैया आप भी चुप रहिए, हम भी चुप रहते हैं, किस चीज का समझौता कर लिया होगा, इसलिए क्या करा गया, नाम रख दिया सलबाई संधि। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संधि आएंगी, इसलिए सीधे सीधे पढ़ देना जी ये संधि है, ऐसा नहीं दिमाग मारना कि ये नाम क्यों रखा गया, क्यों रखा गया। अब छोटी सी बात है, अब देखिए कि दो व्यक्ति किस चीज को लेके लड़ रहे हैं और जिंदगी भर लड़ते रहे तो खत्म हो जाएंगे आपस में, और या तो फिर संधि करनी पड़ेगी। संधि जब करता है कोई व्यक्ति, तो जिस क्षेत्र के लिए संधि हो रही है तो उसका नाम तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, कि इस क्षेत्र के लिए क्या करी जी, हमने लड़ाई झगड़ा किया, तो इस क्षेत्र पे, इस क्षेत्र के लिए क्या संधि हो गई होगी, या इस क्षेत्र के नाम पे संधि कर ली, ये होता है समझौता। ठीक है, आगे चलते हैं। एक युद्ध और इम्पोर्टेंट था इसके समय में, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से लेके 1784 तक ये युद्ध चला और 1784 में मंगलोर संधि, ठीक है, समझ गए होंगे आप, संधि का मतलब मंगलोर की संधि हो गई और जी ये युद्ध क्या हुए, विराम हो गए। इसमें ये सब वारेन हेस्टिंग के अंदर ये इंपॉर्टेंट था और वारेन हेस्टिंग से आगे हम आगे चलेंगे। इससे पहले मैं वारेन हेस्टिंग एक बार आपको दोबारा से रिफॉर्म करके एक ही जगह पे सारा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्या है कि हमें लिखने के बाद रिमूव भी करना पड़ा, देन मैंने दोबारा लिखा, तो मैं अब यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। बस मैं क्या करूँगा, आपको अब बोलते समय मतलब लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता जा दूंगा, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ,
फिर 1773 में बनारस की संधि हुई, बनारस रेगुलेटिंग एक्ट। 1774 में रोहिलखंड पर अधिकार। 1775 में क्या हुआ जी, फैजाबाद की संधि, जिसमें बनारस अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1776 मनुस्मृति का अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कर दिया जी विलियम जोन्स ने। 1780 में बंगाल गेट की स्थापना, समाचार पत्र था, जेम्स ऑगस्टन हिक्किस के संपादक थे। 1781 में मदरसा की स्थापना कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए, अरबी और फारसी का अध्ययन यहाँ पर। 1782 बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना, 1782। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो 1775 में एक केस चला था नंद कुमार का, जिसे फांसी पर लटका दिया, न्यायिक हत्या कहा गया। पीछे बता दिया मैंने पूरा ढंग से, आप देख लीजिएगा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, 3 बुकें भगवत गीता, हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम जो प्रमुख है उनका अनुवाद किया गया था। और 1784 में एक काम और हुआ, ये एशियाटिक सोसाइटी रही। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध में इसने वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया, इंग्लैंड गया, इसमें महाभियोग चलाया गया, महाभियोग। ठीक है, और जी 2 युद्ध होते हैं, 1775 से युद्ध शुरू होता है 1782 तक, आंग्ल मराठा। ठीक है, शॉर्ट कर दीजिए, कुछ फायदा नहीं है बहुत बड़ा करने से, पहले आपको पूरा विस्तार पढ़ना है और देन आपके लिए इतना छोटा सिनॉप्सिस हो जाना चाहिए कि आपको क्या हो, वो आसान लगने लगे। 1782 1775 में चला, 1785 तक चलता रहा। देखिए समय साल इसी के बीच का है, वारेन हेस्टिंग के समय का है। 1782 सालाबाई की संधि होगी मराठा के युद्ध में, फर्स्ट आंग्ल मराठा था ये, फर्स्ट आंग्ल मराठा। आप कहेंगे सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, 1782 1784। और 84 में क्या हुआ जी, मंगलोर की संधि, काय की संधि, मंगलोर की संधि। दैट्स ऑल, ये आपका वारेन हेस्टिंग खत्म हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, और आगे देख पढ़ते हैं गवर्नर जनरलों को। आप अगला देखेंगे, चलो 1785 से लेके 1786 का एक समय रहा, लॉर्ड मैफकरसन सॉरी, मैफकरसन 1785 से लेके 1786 के बीच में एक कौन रहा, सर जॉन मैफकरसन 1885 से लेके 1860 तक। बहुत लंबे समय तक इसलिए नहीं रहा था क्योंकि ये अस्थायी गवर्नर जनरल था। क्या था, अस्थायी, टेम्परेरी, अस्थायी गवर्नर जनरल। ठीक है, इसने ज्यादा कुछ किया नहीं है, कुछ महीने के लिए बना और अस्थायी गवर्नर था, इसका समय हमने पढ़ लिया, खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है कार्नवालिस, शुरू करते हैं। इसके बारे में इतना ही जानना था बस, देखिए समय भी छोटा ही है, कुछ महीने के लिए ही बना था। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से लेके 1793 के बीच में क्या रहा, गवर्नर जनरल के रूप में रहा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा वो बात जानते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सिविल सर्विसेज का जन्मदाता या जनक कह लीजिए, जन्मदाता। ठीक है, पुलिस चौकी और पुलिस चौकी या थाना कह लीजिए। ठीक है, चौकी भी और थाने भी अलग अलग मान के चलीजिए, बिल्कुल इनकी स्थापना इसके समय में हुई। ठीक है, पुलिस चौकी और पुलिस थाने की स्थापना इसके समय में हुई, एक दारोगा इंचार्ज के रूप में बैठाया गया। ठीक है, इसके समय में सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा, जब मैं लास्ट में आपको एक चीज समझा रहा हूँ इसके लॉर्ड कॉर्नवालिस की, या थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूँ तो वहां पर मैं इसे लिंक करके बताऊंगा। ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज जन्मदाता, और आपका नागरिक सेवा भी बोले तो घबराना नहीं है, बस वो हिंदी में कर दिया। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करके बोल देता है। और पुलिस चौकी थाना जो इसकी स्थापना हुई, पुलिस चौकी थाना की, और दरोगा के रूप में इंचार्ज बैठाए गए वहां पर। ठीक है, इसके समय में। आगे अगर मैं बात करूं 17 दास व्यापार पर रोक के लिए इसने कोशिश भी की थी। ठीक है ना, तो ये सब इसके समय में ये काम हुआ। अब
ये हमारी जनरली बातें होंगी समझने के लिए थोड़ी। इसके बाद इसमें 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, हम उस पे काम करेंगे अभी और कॉर्नवालिस को खत्म कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, इसी के समय में क्या हुआ, व्यवस्था चालू शुरू हुई। ठीक है, व्यवस्था शुरू हो गई जी। इसमें क्या था थोड़ा जान लेंगे। जमींदारों को क्या करा गया जी, भूमि का स्वामी मान लिया गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। ठीक है, इसमें क्या था जी, जो भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व का 90% 90% जमींदारों के पास रहेगा। ठीक है, और 10% कंपनी के पास। कंपनी मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कंपनी भारत में रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही कंपनी। ठीक है, कंपनी के पास। ठीक है, ये सब कंपनी के तो आदमी थे सब, लॉर्ड कॉर्नवालिस और आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स से पहले मैफकर्सन, गवर्नर जितने पड़े हमने सब कंपनी के थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। ठीक है, 10% क्या रहेगा कंपनी के पास, मतलब अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों के पास 10% रहेगा, देखिए बड़ा हिस्सा जमींदारों के पास है तो इसलिए ऐसा कह दिया गया जमींदारों को भूमि का स्वामी। ये बात समझ लेंगे। और फिर भी अगर कुछ नहीं पढ़ना तो ये पढ़िए इसके अंदर 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू। ठीक है, सर जॉन सॉर, ठीक है, उसने ही ये क्या करी थी, योजना बनाई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी गवर्नर जनरल बना था कम समय के लिए पर बना था। स्थायी बंदोबस्त की अगर मैं बताऊं आपको, सर जॉन सॉर नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस योजना को बनाया था। ठीक, मॉडल के रूप में तैयार किया। ठीक है, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। एक काम इसके समय में हुआ 1793 में, इंपॉर्टेंट है, कार्नवालिस संहिता। कार्नवालिस संहिता, कार्नवालिस संहिता संहिता। ठीक है, या कह लीजिए कोड। ठीक है, कानून। ठीक है, जैसा आज वर्तमान में आप बोलेंगे इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उस समय मतलब ये संहिता कोई कानून रहा है, तो उस बातों को देखेंगे। देखिए क्या था ये, शक्तियों के पृथक्करण, मतलब अलग अलग शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित, पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित ये क्या था, एक कॉर्नवालिस कोड था। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित एक सिद्धांत था। ठीक है, क्या किस तरह का, ध्यान दीजिए, टैक्स से संबंधित और न्याय से संबंधित जो प्रशासन था, न्याय प्रशासनिक और टैक्स प्रशासन जो है उसे क्या करा, अलग कर दिया, पृथक करा गया। इसके समय में पहले ये चीजें कलेक्टर के अधीन करी गई थी इसके समय में, लेकिन उसकी शक्तियों को क्या करा, बांट दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। जैसा आप आज देखते भी हैं कि डीएम जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसका प्रशासनिक अपना क्या होता है, जिले के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं उनका कार्य करना। ठीक है, पॉलिसीज पे काम करना, ये सभी काम इसके होते हैं। पर जजों का काम क्या होता है, अपने न्यायिक चीजों पे ध्यान देना, फैसले सुनाना। ठीक है, जो केस है उनको सुनना। वो थोड़ी काम करेगा यहाँ पर डीएम के पत्ते बैठ जाएगा या डीएम का काम करने लगेगा, नहीं। ठीक है, जैसे पुलिस का काम पुलिस का है और जज का काम जज का है और आईएएस का काम आईएएस का है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, टैक्स का काम पहले कलेक्टर का ही था और न्यायिक काम भी कलेक्टर का था, उसके अधीन आते थे। लेकिन 1793 में जो कानवाली संहिता आई, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी, उसमें क्या करा, ये अलग अलग कर दिया गया। मैं थोड़ा अभी और डिफाइन करूंगा इसको, देख लीजिए क्या हुआ ये। और न्याय के क्षेत्र में सुधार किया था, वो भी देखेंगे थोड़ा। देखिए, जब कलेक्टर सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है, ये बात मैंने बताई थी पीछे। यहाँ पर क्या करा जी, कलेक्टर के हाथ में, कलेक्टर के हाथों में, कलेक्टर के हाथों में सारे जिले के सारे कार्य, जिले के सभी कार्य हाथ में दे दिए। ठीक है, जब वो कलेक्टर जन्मदाता के रूप में, मतलब उसने सिविल सर्विसेज को उठाया होगा, मतलब जब उसको क्या करा, स्थापित किया। और देन आगे समय बढ़ा, 1793 की बात चली, वहां पर इसको लगा कि हाँ भाई, इसका बोझ भी कम करना चाहिए और पारदर्शिता आ सके, ये सब काम होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करा गया जी, न्यायिक क्षेत्र में भारतीय जज से युक्त,
भारतीय जज से युक्त, युक्त मतलब सम्मिलित, मतलब उसमें जो कोर्ट थी उस टाइम पे वो भारतीय जज से भरी होगी। अब इस चीज का कार्नवालिस ने अपने आप को देखा होगा कि भाई अगर मान लो यूरोपीय लोगों का जो केस रहे और उसमें भी अगर भारतीय जज सुना रहे हैं तो फिर किस बात के हम भारत में अधिकार कर रहे हैं, ये दिमाग में बता रहा हूँ मैं उपज की। तो युक्त क्या करा जी, जो अदालतें थी, जो फौजदारी जिला फौजदारी अदालतें थी, जिला फौजदारी अदालतें, फौजदारी कोर्ट्स तो थे, उनको क्या करा जी, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, भारतीय से युक्त क्या करा, उनको खत्म कर दिया। उनकी जगह क्या करा, 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, 4 भ्रमण करने वाली कोर्ट्स बनाई हैं, और 3 किसके लिए थी, बंगाल के लिए, और 1 किसके लिए थी जी, बिहार के लिए। 1 किसके लिए थी जी, बिहार के लिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करा इसने, न्यायिक सुधार के लिए, न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार मतलब जुडिशियल सिस्टम में सुधार करने के लिए ऐसे कदम उठा। ठीक है, तो जैसे ही मतलब आप लिंक करके पढ़ेंगे देन आपको देखा जाएगा। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो वहां पर कलकत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और जिलों में फौजदारी और सदर न्यायालयों की स्थापना भी हुई थी। उन्हीं को क्या करा, फौजदारी को बंद कर दिया, और क्या करा जी, 4 न्यायालय बनाए गए, 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए। इससे देखिए प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे प्रभाव क्या पड़ा, तो 1793 का अधिनियम था, ध्यान दीजिएगा, 1793 में अधिनियम भी पारित हुआ था एक। ठीक है, 1793 में जिसे मैं कहता हूँ एक्ट, एक्ट भी कहते हैं, अधिनियम भी कहते हैं। 1793 का जो एक्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, क्या करा जी, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को न्यायिक शक्तियों से वंचित मतलब अलग कर दिया, न्यायिक शक्तियों से अलग कर दिया, अलग कर दिया। अब वो सिर्फ क्या रह गया, एक संग्राह का अभिकर्ता के रूप में, मतलब कलेक्शन एजेंट के रूप में क्या करा, कार्य कर रहा था। तो ये कॉर्नवालिस है, इसको आप बिल्कुल ढंग से देखिए, और इसमें 2-3 पॉइंट मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से। जैसे ही मैं आपको पूरा का पूरा एक वाइस गवर्नर जनरल खत्म करूंगा तो लास्ट में मैं आपको उसकी समरी के रूप में समझा दूंगा, वो देख लीजिए आप। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सोर्स सिनॉप्सिस इतने अच्छे होने चाहिए ना आपके कि आपको बार बार ऐसे विस्तार देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपके सिनॉप्सिस इतने मजबूत होने चाहिए, और इतने छोटे भी मत कर दीजिएगा कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, अपने आप लिखा हुआ। ठीक है, सिविल सर्विसेज की स्थापना, पुलिस चौकी, ठीक है, थाना की स्थापना इसी के समय में हुई। पहली बात तो इसको ध्यान रखिए, बस दास प्रथा पर रोक की इसने कोशिश की। और 2 पॉइंट, 1793 स्थायी बंदोबस्त, 1793 से स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई इसके समय में, जमींदारों को मालिक कहा गया और भूमि का मालिक कहा गया। 1793 में कार्नवालिस कोड, कार्नवालिस संहिता के लीजिए, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी, वो 1793 में क्या करी गई है, 1793 में क्या करी गई, मतलब पास हुई। ठीक है, उसमें शुरुआत की गई 1793 में, जो हुआ इसी के समय में एक्ट भी पारित हुआ था। 1793 का जो एक्ट था इसी के समय में पारित हुआ, एक ही सन है। आप इस तरह से पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, एक सेकेंड। सर जॉन सॉर, ठीक है, नेक्स्ट जो है ये भी छोटा है ज्यादा, सर जॉन सॉर, सर जॉन सॉर 1793 टू 1793 टू 1798, 1793 टू 1798 सर जॉन सॉर का समय काल रहा। 5 साल रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा कार्य नहीं करे थे, कम कार्य करे थे। मैसूर के प्रति, मैसूर के प्रति क्या हुआ जी, हस्तक्षेप की नीति अपनाई, हस्तक्षेप की नीति, नीति अपनाई, हस्तक्षेप की क्या करी जी, नीति अपनाई। ठीक है, हस्तक्षेप की या तटस्थता कह लीजिए, इसे तटस्थता की नीति भी कहते हैं, तटस्थता, तटस्थ नीति, तटस्था, तटस्थ लिख लीजिए, तटस्थ नीति अपनाई। ठीक है, ये नीति इसने मैसूर के प्रति अपनाई। उसके बाद अगर दूसरा काम देख लेंगे
तो स्थायी बंदोबस्त के रूप में ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पीछे ही बताया था कार्नवालिस में स्थायी बंदोबस्त, या अगर वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ देख लीजिए। जब स्थायी बंदोबस्त हुआ था तो वहां पर क्या करा गया था, सर जॉन सॉल ने उस स्थायी बंदोबस्त का क्या करा था, योजना बनाई थी। ठीक है, मॉडल कह लीजिए, मॉडल तैयार किया था। ठीक है, उसी के रूप में क्या पता आगे जाके गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ऐसे लिंक। सर जॉन सॉर के बाद अब हमने पढ़ना है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, वेलेजली, इसका समय रहा 1798 टू 1805, 1805 से 5 तक। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, और समझेंगे इस बात को। ये अपने आप को, या कह लीजिए विख्यात था एक नाम से, बंगाल टाइगर। अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था, इसलिए इस नाम से क्या था, विख्यात था, बंगाल टाइगर। पूछ लेते हैं किसे बंगाल टाइगर कहा गया, वेलेजली को। ठीक है, बंगाल टाइगर के नाम से विख्यात मतलब ख्याति। ठीक है, नाम से जानते थे मतलब। ठीक है, 1800 ईस्वी में, इसी के समय में क्या हुआ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। क्या हो गई जी, स्थापना हो गई। इसमें क्या था, जो नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज थी ना, उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता था, या पढ़ाई कह लीजिए, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, या सिविल सर्विसेज की मान लीजिए, प्रशिक्षण दिया जाता था। कहाँ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में। देन अगर मैं आगे बात करूं, 1803 में दिल्ली और आगरा पर क्या करा जी, इसने अधिकार कर लिया। किसके द्वारा, लॉर्ड लेक के द्वारा। ठीक है, मतलब ये व्यक्ति रहा होगा, इसकी तरफ से लड़ा होगा, वेलेजली की तरफ से, और दिल्ली और आगरा पे क्या करा, अधिकार कर लिया। 1804 में शिशुवध हत्या, शिशुवध मतलब जो बच्चों का जो हत्या कर दी जाती थी, उस पर क्या करा, उस प्रथा को समाप्त किया इसके समय में। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता कोई प्रथा एकदम से, मतलब आपने अवैध तो कर दी है कि ये अवैध है, पर आप फिर भी देखते हैं वो होता रहता है कि उसका कहीं ना कहीं छुप के काम होता रहता है। तो ये चीजें क्या हुई, हाँ समाप्त तो कर दी, पर चलती रही कहीं ना कहीं। तो ये कुरीतियां क्या होती है, समय के साथ साथ धीरे धीरे ही खत्म होती है, जब तक जागरूकता नहीं आती है। पर यहाँ पर क्या हुआ, प्रथा को इसने खत्म किया है। अब आगे जाके समाप्त और ढंग से होगा, तो आगे पढ़ेंगे कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर शिशुवध प्रथा की समाप्त करने की बात आएगी तो क्या कहेंगे आप, लॉर्ड वेलेजली ने करें। ठीक है, उसके बाद 1803 में, थोड़ा सा मिटा देता हूँ उसको, इन चारों पॉइंट को बिल्कुल ढंग से देख लेंगे। बंगाल टाइगर के नाम से विख्यात, 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1804 में शिशुवध प्रथा, 1803 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 1803 1805 तक। ठीक है, अब देखिए सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय में हुआ था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा पहला कब हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में, 1775 टू 1782 तक ये युद्ध चला था। ठीक है ना, यहीं पे अगर मैं बात कर लूं, आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था, 1799 में। और 1799 में ही टीपू सुल्तान की इसी युद्ध में क्या हुई थी जी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान इसी युद्ध में क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में, 1799 में है। ठीक है, इसे श्रीरंगपट्टनम का युद्ध भी कहते हैं, इसी वाले युद्ध को। ठीक है, पहला वाला वाराणसी के समय में हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड वाला वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, थर्ड वाला मे बी कार्नवालिस तक, बाद चेक कर लीजिएगा, और चौथा वाला लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। युद्ध इंपॉर्टेंट है तो बता दिए। देखिए इसके समय में एक इंपॉर्टेंट काम हुआ, तीसरा वाला आंग्ल मैसूर, एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी माइंड में नहीं आ पा रहा है। देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसके समय में हुआ, वो क्या था, इसी चीज को बड़ा ध्यान से देना, ये शब्द जो है,
अंग्रेजी सत्ता को बढ़ाने के लिए, और उस वक्त भारत में फ्रांसीसी भी आ गए थे, तो फ्रांसीसियों के जो भय, जो डर था, उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए क्या करा जी, कि मतलब उनकी वजह से अंग्रेजी सत्ता पर कोई किसी तरह का दबाव या नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करा जी, इसने सहायक संधि प्रणाली स्थापित की। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि प्रणाली किस गवर्नर जनरल की देन है, या किस गवर्नर जनरल के समय में यह व्यवस्था शुरू हुई सहायक संधि की? लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है, सहायक संधि समझ में आ रहा होगा, सहायता के रूप में। ठीक है, किन किन से करी वो भी देख लेते हैं। हालांकि सहायक संधि की बात करूं तो ऐसा ही नहीं रहा कि हाथ पैर जोड़ के या हाथ मिला के ही ये सहायक संधि होगी, कुछ युद्ध से भी मिली थी। पर किन से मिली, कैसे ही मिली, हमें वो नहीं जानना, किन किन के साथ सहायक संधि हुई वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य रहे 1798 में हैदराबाद, 1799 मैसूर, समझ गए होगा आप, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था तब की बात कह रहा है ये। 1799 अक्टूबर 1799 तंजौर। 1801 अवध। 1802 में बैसीन की संधि, बैसीन संधि। और ध्यान दीजिएगा, बाजीराव सेकंड के द्वारा, ये वाली बैसीन की संधि जो बाजीराव सेकंड के द्वारा, यह एक जहाज पर अंग्रेजों के साथ संधि की गई थी। जहाज पर अंग्रेजों के साथ संधि बाजीराव सेकंड द्वारा। ठीक है, बाजीराव, ये बाजीराव सेकंड कौन था? पेशवा, मतलब जो मराठा साम्राज्य का जो शासक रहा ना, तो उसके रूप में से पढ़ेंगे, मराठा में पढ़ा जाएगा। क्या हुआ जी, यहाँ पर जहाज पर क्या हुई? अंग्रेजों से संधि हुई। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं 1802 में ही पेशवा से संधि। ठीक है, 1803, ये दिसंबर था, दिसंबर 1802 और दिसंबर 1803, एक साल बाद की बात है। ठीक है, भोंसले और बरार, भोंसले एंड बरार। ठीक है, बरार, सॉरी। ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या थे, जैसे जैसे कहते हैं देशी रियासतें टाइप में जो होती हैं, वो सभी थी भारत के अंदर जो कार्य थी। बंगाल के नवाब रहे, अवध के नवाब रहे, कहीं मराठा, कहीं मैसूर जो लोग थे। ठीक है ना, टीपू सुल्तान मैसूर से संबंधित थे। तो ये अपनी छोटी छोटी जो रियासतें, छोटी भी कह लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे महाराणा प्रताप का था, है ना। और चौहान आपने सुना होगा, ये बहुत पहले के हैं, 1500 के आसपास का ये सब है, और 1100 के आसपास का चौहान जो रहे। ये मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो साम्राज्य रहे अपने अपने सबके देशी रियासतों के रूप में, उनसे सहायक संधि करी। ठीक है, भारत में रहकर, कि भाई अगर ये यार दोस्त बने रहेंगे तो फ्रांसीसी क्या करेंगे, इनसे दोस्ती न कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या करी, पहले इनसे युद्ध करके या समझौता करके सहायक संधि बना ली। ठीक है, उसके बाद 1803 में भोंसले और बरार हो गया। 1804 सिंधिया, 1804 सिंधिया। ठीक है, अगर आगे बात करें 1804 सिंधिया। ठीक है, एक दो बिना सन के बता देता हूं मैं आपको। जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये ऐसे सब रहे साम्राज्य, मतलब देशी रियासत रही जिनसे सहायक संधि बना ली। ठीक है, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर आपको स्टार पॉइंट के रूप में बता देता हूँ कि इंदौर के जो वो थे होलकर्स, इंदौर के होलकरों ने संधि जो है स्वीकार नहीं करी। ठीक है, क्या करी? संधि स्वीकार नहीं करी। मतलब वेलेजली इसके इनके पास भी गया होगा भाई, इनसे चाहे किसी भी तरीके से कराओ, समझौता के रूप में सोचा हो या कैसे भी, पर इंदौर के होलकरों ने संधि स्वीकार नहीं करी। और ये है आपका वो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इसको, अब इसके ये वन लाइन में अगर मैं आगे भी समझाऊं तो आपको इसी तरीके से बताता, इसलिए इनको आप यहीं समझ लीजिए। ठीक है, कि 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर, 99 तंजौर, 1801 अवध, बैसीन 2, 1802 पेशवा, 1803 भोसले एंड बरार, 1804 में सिंधिया, और आपका जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। ठीक है, अब थोड़ा जो मैंने आपसे पीछे बताया था, बंगाल का टाइगर, बंगाल टाइगर। ठीक है, 1800 में कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1803 में दिल्ली और आगरा पे अधिकार, है ना।
तो ऐसे कुछ कार्य जो हुए इसके समय में, वे 1804 में शिशुवध, 1803 से लेके 1805 में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ जी, इसी के समय हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो आप ये सभी यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। ये लॉर्ड वेलेजली के रूप में चीजें खत्म हो गई। थोड़ा आगे चलते हैं। सर जॉर्ज बार्लो, सेकंड की बात मैं जब करूंगा आपको, सर जॉर्ज बार्लो 1805 टू 1807। देखिए कम समय का है तो छोटा ही होगा, ठीक है। हस्तक्षेप की नीति अपनाई इसने। देखिए जॉन सॉर की तरह ही थोड़ा चीजें रही इसकी। हस्तक्षेप की नीति का कड़ाई से पालन किया। क्या करा जी, कड़ाई से, मतलब वही तटस्थता से कि जी बिल्कुल भी आपके बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई, पॉलिसी अपनाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी को भी अपना अगर एक शासक के रूप में कोई सोचता है ना, तो शासन के रूप में बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा जहाँ साम्राज्य हो उसके प्रति नीतियां सब क्या होती है, अलग बनती है। हर एक साम्राज्य के प्रति नीति अलग नहीं बनती। तो मराठों के प्रति उसने क्या करा, शांति के रूप में पॉलिसी को अपनाया ताकि चीजें सही चल सके, ठीक है। औरों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई, तो ये चीजें इसके अंदर रही। और एक सैनिक विद्रोह इसके समय में हुआ था 1806 में, वेलोर में सैनिक विद्रोह कह लीजिए, सिपाही विद्रोह, ठीक है। सैनिक विद्रोह, सैनिकों का विद्रोह हुआ। सैनिकों का क्या हुआ जी, विद्रोह हुआ। क्रांति बोलिए, क्रांति मत बोलिए, बस विरोध के रूप में इन्होंने क्या करा, ये विद्रोह कर दिया। उसके बाद आगे बात करूं, ये वाला वायसराय छोटा, वो गवर्नर जनरल छोटा है। आगे चलते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इसका समय रहा 1807 से लेकर 1813, 1807 टू 1813, ठीक है। इसके समय में क्या क्या चीजें रही वो देख लेते हैं एक बार। अमृतसर की संधि हुई इसके समय में 1809 में अमृतसर की संधि। अमृतसर आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। अमृतसर की संधि हुई रणजीत सिंह, ठीक है। रणजीत सिंह से क्या हुई, ये संधि हो गई, अंग्रेजों के बीच में हुई। और इस संधि में ध्यान दीजिए, इधर से तो रणजीत सिंह थे और इधर से जो साइन, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, लेकिन जो संधि पे साइन किए वो था मेटकॉफ। क्या नाम था उसका, चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या करा जी, संधि पर साइन किए। संधि पर साइन क्या लीजिए, हस्ताक्षर क्या लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये रहा अमृतसर की संधि, ठीक है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। एक काम और हुआ था इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। चार्टर एक्ट पारित, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। मैं एक्टों में आपको सब चीजें एकदम क्लियर तरीके से समाप्त कर दूंगा, ठीक है। एक्ट की भी जड़ें खत्म कर देंगे हम पूरी। देखिए पढ़ना ना सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ आपने किसी एग्जाम को निकालना है या किस चीज के लिए भी होता है। पढ़ने से अगर आपकी बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही तो फिर चीजें क्या होती है ना, आपके पक्ष में नहीं रह पाती। मतलब समझ के देखिए कि आप, कोई आपके विरोध में है और विरोध वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए हमारी पढ़ाई काम आती है। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं और किसी ने विरोध किया और हम उसका करने लगे। हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए सब चीज, ठीक है। या आप किसी के प्रति, किसी के सुना सुनाई में ये नहीं कि विरोध करने चले गए। आज भारत की यही विडंबना है कि आदमी सेल्फ लर्निंग पे काम नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन के काम चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा तो शायद बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। सेल्फ लर्निंग, ध्यान दीजिए, एक जो टीचर से जब हम टीचर से पढ़ते हैं ना, जब हम भी पढ़ते थे, बचपना एक अलग चीज होती है। जब आप धीरे धीरे आप मैच्योरिटी की तरफ चलते हैं तो आपको क्या है ना, बचपने से हटके चीजें बोलनी होती है। तब
छोटा बच्चा होता है वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो आपकी लाइफ से क्या सीख सके या आप उसको क्या सिखा सके, वो उसी चीज पर निर्भर करता है जिस पर आप पहले निरंतर रास्ते पर चले हो। ठीक है ना। तो जिस वे पे आप चले हैं, चाहे वो गलत करा हो या सही का हो, इन फ्यूचर में आप उसी चीज को आप सजेस्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमेशा। विरोध करने का भी दम जब ये होना चाहिए जब आपके पास पुख्ती चीजें हो। नहीं है, नहीं पता है तो बिल्कुल बोलिए हमें इस विषय में नहीं पता है, हम जरूर इसको पढ़ के आपको बताएंगे। लेकिन ऑन द स्पॉट फैसला हो गया या किस चीज के लेने के लिए, क्या है ना, हमारे सामने पढ़ाई की, हमें ना कहने के लिए भी ना पढ़ाई की जरूरत है, हाँ कहने के लिए पढ़ाई की। लेकिन आजकल क्या हो गया, सुना सुनाई पे ज्यादा चीजें चल चुकी हैं। तो इसलिए कभी भी मतलब आप ये सोच के देखिए कि आपको कोई बता रहा है कुछ भी चीज, तो उसको देख लीजिए, क्या पता कुछ चीजें गलत भी होती हैं, उससे आप ठीक कर लीजिए किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए हमेशा भला ही रहेगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम हो गया। अगला देखते हैं हम आपको लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग, लॉर्ड मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग्स, ये आधा सा है। ध्यान दीजिए, ये हेस्टिंग अलग है और वालेन हेस्टिंग अलग था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका समय जो रहा 1813 से लेके 1823। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। देखिए 1814 से लेके 1816 तक एक युद्ध चला जिसे कहते हैं हम आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध, या आप इसे गोरखा युद्ध भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। गोरखा युद्ध 1814 टू 1816। 1816 में क्या हुआ जी, संगोली की संधि हो गई। संगोली की संधि हो गई। नेपाल की तरफ से थे अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमर सिंह थापा ने क्या करा जी, आत्मसमर्पण कर दिया। और अंग्रेजों की तरफ से ये था मार्क्विस ऑफ हेस्टिंग। ठीक है, संगोली की संधि इसमें हो गई। थोड़ा आगे चलते हैं। 1816 से लेके 17 के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हो गया जी। थर्ड आंग्ल मराठा क्या हुआ, युद्ध हो गया। और इसमें हमें जानना चाहिए कि क्या हुआ जी, इसमें अंतिम रूप से, मतलब अंतिम रूप से मराठा संघ नष्ट, खत्म। मराठा संघ क्या हुआ जी, खत्म हो गया। कौन से युद्ध में, थर्ड आंग्ल मराठा, भंग हो गया, समाप्त हो गया। जैसे आप 1858 के में पढ़ते हैं कि मुगल पद ही खत्म कर दिया, मुगल साम्राज्य का जो पद था वो खत्म कर दिया, उसके बाद से कोई मुगल बादशाह नहीं बना। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ यहाँ पर, अंतिम रूप से मराठा संघ खत्म कर दिया। तो आप देखिए अंग्रेज यहाँ पर क्या करते जा रहे हैं, अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। ठीक है, यही तो राज चल रहा था अंग्रेजों का, और क्या चल रहा था। ठीक है, यही राज चलता हुआ आ रहा था। कहीं वो युद्ध कर रहे हैं, किसी से कुछ छीन ले रहे हैं, या संधि हो जा रही है, क्योंकि ये मजबूत होते जा रहे थे। ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा और दो तीन चीजें देख लेते हैं। 1817 में पंडारियों का दमन कर दिया। पिंडारियों का दमन, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पढ़ाई को लॉजिकली पढ़ने की चीजें बोलता हूँ। ध्यान दीजिए कि कभी ऐसा नहीं होता कि आप जो किताब में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ आपने पूरा पेज रट दिया या आपको जिंदगी भर याद रहने वाला नहीं। किताबी भाषा अलग चीज होती है, आप कैसे उसे रिफ्लेक्ट करके अपने जीवन में उतार सकते हो, उन चीजों को देखिए। आप मूवियां देखते हैं लेकिन उसे सार नहीं निकाल पाते, तो मतलब पढ़ने वाले बंदे को तो हर चीज में सार दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, या निकालना जरूरी है। ठीक है, अगर उसे जीवन में कुछ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पिंडारी बोला, तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए कि बहुत सारी ऐसी मूवियां रही हैं जो राजा रजवाड़ों से चीज संबंधित रही हैं, और उसमें पिंडारी भी रहे हैं। जैसे एक मूवी वीर है, तो आप उसमें सलमान खान देख रहे हैं, पर लेकिन अगर आप उसमें देखें कि कैसे युद्ध होते थे, क्या परिस्थितियां होती थी, कि हाँ जी को अंग्रेज, उसमें भी अंग्रेज का एक विलन मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने क्या नाम है क्या करा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई भारतीय रजवाड़ों की तरफ करी। उसमें पिंडारी भी शामिल हुए, पिंडारी का रोल निभाता है उसमें शायद सलमान खान ना, वो सभी। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें इन फिल्मों के उद्देश्य से, क्योंकि पिंडारी आपको अब यहाँ थोड़ी मिल जाएंगे, अब पढ़ना भी है। तो ये शब्द आसान कैसे करने हैं कि पिंडारी भी याद रहे दिमाग में, मराठा याद दिमाग में रहे, नेपाल युद्ध याद दिमाग में रहे, ये पिक्चरों के सारी ये होते हैं।
तो आपने 2-2.5 घंटे इसे कहते हैं वेस्ट ना करना। और अगर आप देख रहे हैं सिर्फ और सार भी निकाल पा रहे, आप मौज मस्ती भी करिए उस मूवी में, आपने अपनी कुछ सीख भी लीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ सीख नहीं रहे ना देखकर, तो आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2-2.5 घंटा क्या कर रहा है, मौज मस्ती के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जब मैं आपको ऐसे शब्द आएंगे तो अपने आप ही चीजें ऐसे बताऊंगा कि फिल्म में भी देखे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना है। पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से, आपको दिख जाता है कि उस फिल्म में आजकल तो रिव्यू भी चलते रहते हैं, तो अलग ही पता चल जाता है उस मूवी में है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मराठा से चीजें देखो, शिवाजी के बहुत सारे महाराज, शिवाजी महाराज जो उन संबंधित बहुत सारे सीरियल्स भी हैं, फिल्म भी हैं, उन्हें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नेपाल से संबंधित चीजें आजकल यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आप उसे जो छोटे छोटे क्लिप टाइप बनते हैं उन्हें देख लीजिए, तो आपको ये याद करने में इतने आसान हो जाएंगे, क्योंकि इमेजिनेशन जो इमेज बनती है ना, इमेज से आपको क्या होता है, फास्ट लर्न होता है, यही चीज है। ठीक है, आगे इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं कि 1823 में, 1823 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट जिसे हम कह रहे हैं काश्तकारी एक्ट, क्या हुआ जी, लागू हुआ। क्या हुआ जी, लागू किया गया। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड मार्क्वेसी ऑफ हेस्टिंग के समय में। ध्यान दिए, काश्तकारी अधिनियम किराया अधिनियम से संबंधित चीज है। ठीक है, फार्मर से और किराया अधिनियम से, इन सब चीज से संबंधित होता है ये एक्ट। ठीक है, बहुत सारे टैक्स समय समय पर टेनेंसी एक्ट पारित किए गए, बंगाल के लिए, बिहार के लिए, तो उन्हें हम पढ़ते रहेंगे सब जगह। तो 1823 में जो टेनेंसी एक्ट पारित हुआ वो लॉर्ड मार्क्वेसी ऑफ हेस्टिंग के समय में हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। आगे चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर 23 एक चीज और हुई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और एक थी एंड अगर आप बात करें महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो हुई थी, महलवाड़ी व्यवस्था, इसमें ये पॉइंट रह गया था हेस्टिंग वाले में, महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है जी, इसी के समय में क्या हुई जी, शुरू हुई थी। ठीक है, देखिए ये सब चीजें किसानों से संबंधित थी, आर्थिक प्रभाव में हमें इसे पढ़ने को मिलता है, और जमीन संबंधित चीजें थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सब चीजें रही, समझ रहे, जमींदार से जमीन, किसान, इन सब से चीजें संबंधित रही है, टैक्स कर, ये सब चीजों से संबंधित हमारी ये व्यवस्थाएं रही। तो इसलिए जब हम इनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक ही वीडियो में बात कर रहे होंगे तो हम यहाँ समझ, अभी हमें समझना होगा कि ये व्यवस्था कब, किसके समय में चालू हुई, हेस्टिंग के समय में। ठीक है, ऑफ मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग बोलेंगे पूरा। ठीक है, वाइन हेस्टिंग आया था वरना दिमाग में, क्योंकि हम शुरू में पढ़ रहे होते हैं तो उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लॉर्ड एडम्स, इसका जो समय रहा 1823। ठीक है, स्थानापन, अस्थायी तौर पे कह लीजिए, स्थानापन गवर्नर जनरल, इसके पास प्रेस प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके समय में। क्या करा जी, अस्थायी तौर पे रहा था, पर रहा तो था, क्या करेंगे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, इसके समय में ये बात रही, बस प्रेस पर प्रतिबंध करा इसने, ये काम करा। ठीक है, एक प्रेस जो मीडिया होता है, जिसे आज हम अपने डेमोक्रेसी के पिलर ही मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रेस बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, ये अपनी बात रखने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पहले से ही। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या करा गया, कहीं प्रतिबंध लगाया, किसी ने हटा दिया, फिर लगा दिया। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि ये सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब ऊपर का आदमी दे नहीं पाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इनसे इनकी आवाजों को बंद कर दिया, इसलिए प्रेस से पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ये सब चीजें इसलिए करी गई थी पहले भी, कि हमारा प्रभुत्व बना रहे, इसलिए क्या करा जाए, भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र रहेंगे समय समय पर उन्हें प्रतिबंध कर दो। ये सब चीजें होती रही, समझते रहेंगे हम आगे। और ध्यान दीजिए, जैसे आपको स्थानापन्न गवर्नर जनरल की बात आई, शब्द आते ही आपके दिमाग में वो सब चीज इमेज में आ जाना चाहिए,
परेशानी ना हो। लॉर्ड एडम्स स्थानापन्न गवर्नर जनरल था। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इससे पहले भी एक स्थानापन्न गवर्नर जनरल था। कौन था? मैकफर्सन या मैफकर्सन सॉरी। ठीक है, इसका समय 85 से 86 रहा था स्थानापन्न गवर्नर के रूप में। वारेन हेस्टिंग के जस्ट बाद अस्थायी। ऐसे ही लिंक करके पढ़ेंगे ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इसके बाद एमहर्ट्स गवर्नर जनरल बना। ध्यान दीजिएगा, एडम्स के बाद लॉर्ड एमहर्ट्स। लॉर्ड एमहर्ट्स क्या बना? गवर्नर जनरल बना। 1823 से लेके 1828 तक रहा। 1828 तक रहा। इसके समय में क्या क्या चीजें हुई वो देख लेते हैं एक बार। 1824 में इसके समय में एक फेमस विद्रोह हुआ था, बैरकपुर। बैरकपुर में सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिक विद्रोह क्या था जी? सैनिक विद्रोह, ध्यान दीजिएगा। इन्हें मतलब ये था कि समुद्र पार जाकर लड़ना, मतलब समुद्र पार जाना कर युद्ध करना क्या था इनका? धर्म के खिलाफ था। इसलिए क्या नाम है, ये विद्रोह हुआ था। कि कुछ चीजें ऐसी रही होंगी, इन्होंने रखा होगा ऊपर अंग्रेजों ने भाई इन सैनिकों के आगे कि आपको उस क्षेत्र में लड़ना है, और वो समुद्र के बीच पार रहा होगा या पहले रहा होगा। तो उसी के विरोध में क्या हुआ जी? इन सैनिकों के धर्म के विरुद्ध था। ठीक है, क्या था? समुद्र पार जाना, समुद्र पार जाना। लड़ने तो ही चले जाते, पर समुद्र पार जाना इनके क्या हुआ? धर्म के विरुद्ध था। इसलिए क्या करा जी? इन्होंने विरोध किया जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी देखिए धारणा है कि समुद्र पार जाएंगे तो हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। ये चीजें भी चलती रही। तो समझते हैं आगे। 2426 में फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। 1826 में यानडुब की क्या हो गई जी? संधि। यानडुब की संधि हो गई इस समय में। 1827 में मुगल सम्राट था एक अकबर सेकंड। ध्यान दीजिएगा, अकबर पहला वाला अकबर अलग है, ये अकबर अलग है। ठीक है, अकबर सेकंड से बराबरी के स्तर पर मिला। ध्यान दीजिएगा, बराबरी के लेवल कह लीजिए, स्तर पर मिला। ठीक है, ये बंगाल का ऐसा करने वाला, बराबरी के स्तर पर मिलने वाला बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। क्या था? पहला गवर्नर जनरल था इस स्तर पर मिलने वाला। ठीक है, तो ये स्तर बढ़ा रहा हुआ। जैसे आज देखिए हमारे पास एक प्रधानमंत्री पद है, ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर पद है, लेकिन ये केंद्र का है, ये ईच स्टेट का है। तो अब ध्यान दीजिए कि इसके स्तर में मिलने के लिए मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई पीएम रहेगा या अमेरिका का प्रेसिडेंट है, कोई इस लेवल पे होगा, तो इसी तरह से है। ठीक है ना, ये दोनों लेवल मैच, मतलब ये इस स्तर पे आके मिला उनकी तरफ से कि भाई ये इतना बड़ा पद बन चुका था उस टाइम पे गवर्नर जनरल, कि क्या हुआ, यहाँ ताकत इतनी अर्जित हो चुकी थी, जो इसकी ताकत बनी हुई थी पहले से, उस लेवल पे आकर क्या हुआ जी? मिला। इसलिए क्या करा कि अकबर सेकंड, मुगल सम्राट अकबर सेकंड की बराबरी के स्तर पर क्या करा। और यही इंपॉर्टेंट है इसमें 1827 ये सवाल पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो ये चीजें में इंपॉर्टेंट रहे। आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है। पूरा ढंग से पढ़ेंगे इसको हम, और पूरा ठीक तरीके से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से लेके 1835 तक का इसका समय रहा। 1835 तक का समय रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि बेंटिंग का एक सामाजिक सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में रहा। इसकी छवि जो बनी, सामाजिक सुधार। अब किस तरह का सामाजिक सुधार? लोगों के ऊपर सोशली इसका प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, समाज को ऐसी पॉलिसियां बनाई होगी कि क्या करा, उससे सामाजिक सुधार हुए होंगे। इसलिए क्या कहा गया, इसको सामाजिक सुधार के रूप में देखा गया। आज के तौर पर जोड़ के देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा, अगर वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है या ऐसी पॉलिसीज पे काम बनाता, नहीं मतलब पॉलिसी जो ऊपर से बन के आती है उसको इम्प्लीमेंट इतने अच्छे तरीके से करता है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक अच्छा प्रशासक है। इस तरह से ही क्या हुआ कि एक अच्छा गवर्नर जनरल के रूप में कह लीजिए
एक समाज सुधारक के रूप में छवि बनाई लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाई थी। तो किस तरह के कार्य रहे वो देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रख लेते, ये वर्ड रखते हैं यहाँ पर। 1829 में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, वो सभी बातें हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 1829 में क्या करा इसने, सती प्रथा, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत मतलब प्रतिबंध, सती प्रथा को प्रतिबंध किया। सती प्रथा मतलब जो लेडीजें थी, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो साथ में जलती थी, तो उसे कहते हैं हम सती प्रथा, ठीक है ना, को प्रतिबंध किया। और इनका साथ अगर भारत की तरफ से कहेंगे तो राजा राम मोहन, उनके सहयोग से राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इनकी सहायता लेकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या करा, सती प्रथा का अंत किया, प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। पहले ये बात करूं कि ये बंगाल तक ही सीमित था, बंगाल में लागू थी ये चीज, ठीक है। ये सती प्रथा क्या थी, बंगाल में लागू थी, लेकिन थोड़ा समय आगे रहा और 1830 तक, मतलब समय क्या थोड़ा सा फालतू, एक साल मान लीजिए, 1830 तक बम्बई एंड मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में भी क्या करा, इसको लॉन्च मतलब लागू कर दिया, ठीक है। देखिए कितना अच्छा कार्य किया, ठीक है, कि यहाँ पर देखिए स्त्रियों की स्थितियों को सामाजिक तौर पर सुधारने का क्या करा है, काम किया, क्योंकि भाई वो भी तो एक इंसान है। और अगर हम ये मानते स्त्रियों को सती होने का, चलो मान लिया हमें, इन्होंने करा ऐसा, पुरुषों के लिए क्या था फिर, जिसकी अगर जिनकी अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो पुरुष तो जिंदे थे, उन्हें तो नहीं होना पड़ता सती, उनके लिए भी कुछ बनाए थे। आप देखिए यहाँ पर ये समाज सुधारने वाली चीजें हैं, सोच के देखिए अगर ये कुरीति यहाँ तक पहुंच जाती आज आपके समाज के सामने, तो क्या आप देख नहीं रहे घर परिवार के अंदर क्या ये चीजें संभव हो पाती। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सोच के देखिए 1829 से पहले तक की जो चीजें रही होंगी कितनी खराब रही है, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, इसलिए कहते हैं कि आप जैसी ही कुरीति आपको दिखती है पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए, मत कीजिए किसी और से शुरुआत, ना ही किसी को तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत है, पहले क्या करें अपने अंदर उसे चीज को धारण करें, चाहे वो किसी भी तरह की कुरीति है, क्योंकि आप फिर जिंदा किए हैं, ठीक है ना। इस चीज को समझो कि आप फिर इस समाज में क्या दे पा रहे हैं, बस यही कि समाज ने जो मुझे दिया मैं उसे ऊपर उठाऊं और फिर आगे वाली पीढ़ी को दूं, नहीं, गलत। आप क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसी चीजों को सीख कर, इसलिए मैंने बोला आपको पढ़ाई जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई के उद्देश्य से भी और समझने के उद्देश्य से, ठीक है। आज समाज खराब करने का या सही करने का सिर्फ कारण कौन है, हम, है ना। सही करेंगे तो भी हम ही बोला जाएगा, खराब करेंगे तो भी हम ही बोला जाएगा, इसलिए आप सही करने की कोशिश कीजिए, इंटीग्रिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए अपने अंदर, ठीक है। तो मैं आगे बात करता हूँ। 1830 बम्बई और मद्रास में भी लागू कर दिया, 1829 में बम्बई बंगाल में सीमित था। 1830 में बात करूंगा तो ठगी प्रथा, ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत। और इससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था कर्नल सलीमन, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ, कर्नल सलीमन, कर्नल सलीमन के द्वारा, ठीक है भाई। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए इसे नियुक्त कर दिया हुआ उन्होंने, और ये इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो जी रही, ठीक है। इन्हें नियुक्त किया था, क्या करा जी, कर्नल सलीमन को क्या करा, नियुक्त किया था, किस प्रथा को अंत करने के लिए, ठगी प्रथा को। ठगी प्रथा और सती प्रथा, देखिए इसी के समय में क्या हुआ, देखिए समाज ही सुधार रहा है, अपने लिए थोड़ी कर रहा है, वो तो खुद इस पद पे बैठा है, वो क्या चाह रहा है, अपने आप को एक शासक के रूप में, समाज सुधारने के रूप में, लोगों के बीच में क्या कर रहा है, छवि बनाने के उद्देश्य से इतना अच्छा कार्य कर रहा है, देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एटीन 1833 दास्ता उन्मूलन एक्ट, उन्मूलन एक्ट पारित, ठीक है। गुलामों, जो मतलब गुलामों की खरीद फरोख्त ये सब चीजें होती थी, दास बनाकर जो चीजें होती थी, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या करा, एक्ट लाया, ठीक है। एक्ट पारित, पारित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था ये एक्ट पारित हुआ और एकदम से चीजें चल गई, नहीं, समय लगता रहा। और मैं यहीं पे एक नोट लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको जब समय आएगा वहां भी दोबारा डिस्कस करूंगा, थोड़ी देर बाद समय आ जाएगा, मतलब थोड़े ही गवर्नर जनरल के बाद या वायसराय के बाद आएगा। 1843, अगर आप इसे कहेंगे 1843 में क्या हुआ जी,
इस प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हुआ है। ठीक है, उस समय क्या था, एलन ब्रो एक शासक था, जैसे गवर्नर जनरल शासक है ऐसे एलन ब्रो, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके समय में क्या हुआ, ये प्रथा क्या हुई, दास प्रथा अंत तरीके से। ठीक है, इस समय हुई थी 1843, समझ गए होंगे। इस समय एक्ट पारित हो गया है, तो छोटे स्तर पे ही सही लेकिन कुछ चीजें बदली होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ करते करते 1843। ठीक है, कोई भी कुरीति जल्दी नहीं हटती, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी तो क्या होता है कि पीढ़ियां बीत जाती है ना, लेकिन पीढ़ियां तो वैसे ही बीतेगी। अगर आप उस कुरीति को चला ही रहे होंगे तो पीढ़ियां तो वैसे ही बीतेगी, अगली जनरेशन के लिए कुछ चीजें ठीक हो सके। ध्यान दीजिए, सती प्रथा जैसे पहले रोक लगाया, अगर ये व्यक्ति ना सोचता तो वो हम तक पहुंच जाती, लेकिन अगर हम आज की कुरीतियों की बात नहीं करेंगे, वो आगे वाली जनरेशन तक पहुंच जाएगी। इसलिए क्या करें, विरोध जरूरी है। किस तरह का, सार्थक विरोध, ना कि निरार्थक कर दिया कि हाँ जी गला भी काट देंगे, सिर ही फाड़ देंगे, नहीं, बस उतना वैसा विरोध जो ठीक लग सके। आप अपनी बात रखिए, कहीं भी अपने घर परिवार में बात रखिए बहुत शांति से, है ना, वो निरार्थक ना हो जाए, सार्थक तरीके से रहे, ताकि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति क्यों नहीं समझ रहा होता है, क्योंकि उसको वो गलत था, वो गलत चीज सही है, उसको समझाते समझाते क्या लगा, खूब खूब टाइम लगा है, वो उस चीज का आदी हो गया। अब आपके एक बार बोलने से नहीं होगा, बार बार बोलने से होगा। देखिए आप, चीजें बनती हैं, तो समझेंगे आगे। 1843 में क्या हुआ, एलन ब्रो के समय में ये प्रथा का अंत हो गया। आगे थोड़ा समझेंगे 1833 के बाद। 1833 में देखिए जी, एक इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट पारित हुआ था, चार्टर एक्ट पारित। और जी यही समझना होगा हमको, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल, सॉरी, वायसराय तो इसके बाद आएगा। भारत का वायसराय, ध्यान दीजिए, बंगाल ने गवर्नर को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि पहले जब अंग्रेज थे वो बंगाल तक ही सीमित थे, कलकत्ता तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे अपने पैर पसार तो रहे थे वो। देखा भी होगा, सहायक संधि, इतनी सारी सहायक संधि कर ली, अपने अधीन लिया है साम्राज्य को धीरे धीरे, और करते करते क्या हुआ, अब क्या कहने लगे, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, समझ में आ गया इस एक्ट के तहत, क्योंकि इस एक्ट में इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल बेस है, मैंने बता दिया यहाँ पर, लेकिन प्रशासनिक बेस पर भी ये इम्पोर्टेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसलिए मैं जब एक्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे दोनों तरीके से बता दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों तरीकों को अलग अलग करके ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी हम ये बात कर लेते हैं, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद देखिए सिसु, और यहाँ पे ये बात जानी है, जब ऐसी बात हुई तो लास्ट तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा होगा ये विलियम बेंटिक। देखिए ऐसी बनाइए, आपको इतना बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर आप शुरुआती फेज में है तैयारी के या किस चीज में, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, लास्ट तो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा होगा, और पहला भारत का गवर्नर जनरल, भारत जोड़ना है, भारत बंगाल, और सारे वर्ड सेम है। ठीक है, देन अगली बात करूं, 1833 में शिशु बालिका हत्या, शिशु बालिका हत्या पर रोक, शिशु बालिका हत्या पर क्या करी जी, रोक कर दी है। शिशु बालिका हत्या पर क्या करा, रोक कर दिया। अब मैं थोड़ा सा एक वो कर लेता हूँ, ये हो जाएंगी। ठीक है, अब इतनी बात आप में समझी, थोड़े सा आगे देखिए, समाज सुधारक जो एक वर्ड आया, सामाजिक सुधारक के रूप में जो छवि बनाई, देख लीजिए 29 में क्या किया, फिर 30 में, 33 में, सब चीजें बन के ही एक व्यक्ति का क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे 1835 1835 में क्या हुआ जी, पारसी जिसे कहते हैं फारसी के स्थान पर क्या करा जी, अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा के रूप में क्या करा गया, ऑफिशियल ऑफिस में, जैसे मतलब मान लीजिए, देखिए प्रशासन चल रहा होगा, प्रशासनिक भाषा बोल सकते हैं, और अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया भारत के अंदर। ठीक है,
तो मतलब जो फारसी चलती हुई आती है, फारसी किसकी थी? मुगलों की, ठीक है, पर्शियन भी कह लीजिए, ठीक है। इसकी जगह क्या कर दिया? अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को क्या करा जी? कार्यालय भाषा के रूप में, ऑफिशियल मतलब ऑफिस का जो सारे कार्य थे उसके रूप में क्या कर दिया? कार्यालय भाषा के रूप में स्थान दिया गया, स्थान दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में हिंदी भाषा चल रही है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ नहीं जी हिंदी करके छोड़ देते, मराठी बनाए थे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ जी मराठी मैं बनाने पे अपने विचार कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये चीज़ क्या हुई होगी। अब हिंदी चलती हुई आ रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने मराठी पे बात बोल दी कि मेरे पे इतनी ताकत है, मेरे पे एक शक्ति है, मैं गवर्नर जनरल हूँ, मैंने कहा भी मराठी आज से ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। इस तरीके से क्या हुआ, फारसी चलती हुई आ रही थी, अंग्रेजी भाषा को कार्यालय भाषा के रूप में क्या करा गया? स्थान दे दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, 1835 में और भी अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं, वो देख लेते हैं। अंग्रेजी और भारत में शिक्षा का उच्च माध्यम, ध्यान दीजिए, अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। इंग्लिश मीडियम सुना होगा आज भी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये बना दिया। तो जो इंग्लिश मीडियम उपज निकली है यहीं से निकली है, पेंटिंग के समय से। क्या करा जी? उच्च शिक्षा में क्या कर दिया जी? मीडियम बना दिया गया, माध्यम बना दिया गया, मीडियम। एक नाम बड़ा फेमस आता है, किसकी अनुशंसा पे, किसकी सिफारिश पे, किसके रिकमेंडेशन पे? बोलेंगे हम मैकाले, मैकाले के, मैकाले की अध्यक्षता या कह लीजिए अनुशंसा पर, सॉरी अध्यक्षता नहीं बोलेंगे, अनुशंसा, सिफारिश इसको कहते हैं, ठीक है, सिफारिश पर, ठीक है। क्या करा जी? अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा के रूप में माध्यम बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। 1835 में जी देखिए, जैसे ही अब देखिए शिक्षा के ऊपर भी कार्य हो रहा है, ऑफिशियल अब अंग्रेजी माध्यम के ऊपर कार्य होने लगा है, कार्य हो रहा है। तो 1835 में एक काम और करा जी, कलकत्ता में क्या करा जी? मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की नींव डाल दीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सारे काम ठीक ठीक हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की अगर स्थापना डाल दी कलकत्ता में। और आगे चलेंगे, बेंटिंक ने क्या करे जी? अव्यवस्था का आरोप लगाया, किस पर? अभी देखते हैं। अव्यवस्था का आरोप लगाया और मैसूर 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग, 1834 में कुर्ग कछार की रियासतें क्या करी? हड़प ली। कछार की रियासतें क्या करी जी? हड़प ली, अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, हड़प ली, समझ रहे? 1834 में कुर्ग कछार और 1831 में मैसूर। मतलब क्या करा जी? यहाँ पर इस चीज का आरोप लगाया कि भैया तुमसे संभाला नहीं जा रहा, तुम पे कोई व्यवस्था नहीं है, तुम व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। उसमें क्या करा जी? उस वक्त ताकतवर थे ही, इस चीज को क्या कर लिया जी? छीन लिया गया। तो आज मैं गवर्नर जनरल यहीं तक रखता हूँ, और ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा रिपीटेशन पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको, और क्या क्या मैंने करा दिया, एक बार वो देख लेते हैं, तो फिर आपके लिए अगली बारी में चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा है कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो फिर कम लोगों के लिए इतना एबल टाइम होता है कि वो देख पाए, बट उतना ही ठीक है कि आप फोकस से देखें, थोड़ा देखें पर फोकस से देखें। ध्यान दीजिएगा, मैंने गवर्नर करा दिए, उसका एक अलग वीडियो है, 40 मिनट के आसपास का वीडियो, वो देख लीजिए। गवर्नर जनरल के रूप में चीजें बनाई है, ध्यान दीजिए, बंगाल का गवर्नर पढ़ा दिया है और बंगाल के गवर्नर पढ़ा दिया, बिल्कुल तोड़ दीजिए सिलेबस को, ठीक है। और फिर चाहे वो बड़ा, उसको बड़े रूप में देखो, छोटे के रूप में, लेकिन आपके लिए वो क्या जाएगा? आपकी समझ के लिए अच्छा तरीके से आपके समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने रॉबर्ट क्लाइव से शुरू किया था और वारेन हेस्टिंग पे खत्म किया। यहाँ वारेन हेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, और आज का भी जो वीडियो है गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है, बंगाल के गवर्नर के रूप में बेंटिंग तक रहा, कहाँ तक रहा? बेंटिंग तक,
तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई के ऊपर। फिर देखिए आपकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं इसके आगे के गवर्नर जनरल जो है, भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाऊँगा, 10 वायसराय, और हम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। कोशिश करूँगा कम वीडियो में ख़त्म करने की, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा तो आप दीजिएगा उसमें साथ, ठीक है? थैंक यू आज के लिए, और फिर जल्द मिलते हैं। थैंक यू।